तो गाइज आज का हमारा टॉपिक होने वाला है इंडियन इकोनॉमी 1950 से लेकर 1991 तक। ठीक है, बहुत अच्छी रिवीजन हमने स्टार्ट करी थी पिछले वीडियो में, जिसमें मैंने आपको चैप्टर 2 का वन शॉट दिया था। ठीक है, बहुत थोड़ा सा वो ज्यादा लेंथी हो गया था, लेकिन इस बार ना सिर्फ उन टॉपिक को हम लेंथी खींचेंगे जो पेपर में आते ही आते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट कहां से करेंगे? सबसे पहले हम अपने एग्रीकल्चर सेक्टर का ना एक बार रिकैप ले लेते हैं। ठीक है, हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर की अगर बात की जाए ना, तो वो भी क्या था, बिल्कुल पिछड़ा हुआ था। क्यों? क्योंकि तुम लोग जानते हो कि ब्रिटिशर जब हमारे पास आए तो उन्होंने क्या किया, सब कुछ बर्बाद कर दिया। हमारा एग्रीकल्चर कैसा हो गया? बिल्कुल हो गया नॉन वाइब्रेंट और स्टैग्नेंट। ठीक है, नॉन वाइब्रेंट और स्टैग्नेंट का मतलब तुम लोग जानते होगे। नॉन वाइब्रेंट का मतलब होता है जो फलता फूलता नहीं है। ठीक है, एक होता है फलने फूलने वाली चीजें, ठीक है, जो दूर से ना प्रॉस्पर दिखाई देती है कि हाँ इसमें तरक्की हो रही है। बट हमारा एग्रीकल्चर हो गया था बिल्कुल नॉन वाइब्रेंट। स्टैग्नेंट का मतलब होता है जिसमें बहुत कम ग्रोथ होती है, ठीक है, या फिर वो बिल्कुल रुक चुका हो। ठीक है, तो बेसिकली जो फीचर रहे इसके मेन, ठीक है, क्या रिकैप में पढ़ेंगे? मेन फीचर जो हमारे एग्रीकल्चर के उस टाइम पे थे, ब्रिटिशर्स के टाइम पे, सबसे पहला था लो प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। ठीक है, लो प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी के बारे में तुम लोग जानते हो। इसका क्या मतलब है कि उस टाइम पे ना हमारा प्रोडक्शन बहुत कम था, प्लस हम प्रोडक्टिविटी भी हमारी पर हेक्टेयर के हिसाब से बहुत कम थी। ठीक है, पर यूनिट जो हम बनाते थे, ठीक है, या उगाते थे, वो बहुत लो था हमारा। क्यों? क्योंकि हमारे पास क्या है ना, हमारे पास सिर्फ वर्क करने के लिए ट्रेडिशनल टेक्निक थी। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स क्या चाहते थे? ब्रिटिशर्स पैसा लगाना नहीं चाहते थे, लेकिन वो हमसे पैसा बनाना जरूर चाहते थे। ठीक है, तो उन्होंने कभी कोशिश करी ही नहीं कि हमारे एग्रीकल्चर को थोड़ा सा अपग्रेड किया जाए। इसीलिए हम लोग किस में रह गए? हम रह गए लो प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी में। प्रोडक्टिविटी क्लियर। उसके बाद हमारा सेकंड पॉइंट क्या आता है? हमारे सेकंड पॉइंट में आता है लो इन्वेस्टमेंट एंड इंड्यूस टू इन्वेस्ट। ठीक है, तो बेसिकली वो ना ही इन्वेस्टमेंट करते थे, तो उसको बोला गया लो इन्वेस्टमेंट एंड लो इंड्यूस टू इन्वेस्टमेंट। लो इंड्यूस टू इन्वेस्टमेंट। अब इसमें अंतर क्या होता है? इन दोनों के अंतर की अगर मैं बात करूं, लो इन्वेस्टमेंट मैंने आपको बताया कि उस टाइम पे एग्रीकल्चर को थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट की जरूरत थी। ठीक है, जैसे अभी तुम्हारे बोर्ड्स को ना तुम्हारी इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, तुम्हारा होना इस टाइम पे बहुत जरूरी है। सेम वैसे ही हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को किस चीज की जरूरत पड़ी? जरूरत पड़ी थोड़े से पैसे की। लेकिन ब्रिटिशर्स का वही था, हम लगाएंगे नहीं, ले सब लेंगे। ठीक है, उन्होंने यही करा। ठीक है, इन्वेस्टमेंट करी नहीं, प्लस लो इंड्यूस टू इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है हमारे पास ना वो इतना पैसा छोड़ते ही नहीं थे। ठीक है, हमारे लिए इतना बचेगा ही नहीं कि हम अब वापस से उसे क्या कर पाए, अपनी ही जमीन पे इन्वेस्ट कर पाए। ठीक है, तो बेसिकली हो क्या रहा था, हम ना इन्वेस्ट कर पा रहे थे और ना वो हम पे इन्वेस्ट कर रहे थे। तो लो इन्वेस्टमेंट एंड लो इंड्यूस टू इन्वेस्टमेंट। क्लियर है ये चीज? अब हमारा तीसरा पॉइंट क्या आता है? तीसरे पॉइंट में उन्होंने करा हमारा फोर्स कमर्शियलाइजेशन। फोर्स कमर्शियलाइजेशन की अगर मैं बात करूं, कमर्शियलाइजेशन का मतलब क्या होता है? कमर्शियलाइजेशन का मतलब होता है जब आप अपनी क्रॉप्स, ठीक है, सब्सिस्टेंस से बढ़ के सिर्फ किस लिए उगाते हो? बाहर मार्केट में बेचने के लिए। लेकिन उन्होंने क्या किया, हमसे फोर्सली कमर्शियलाइजेशन कराया। उन्हें जरूरत थी इंडस्ट्री में किस चीज की? वहां पे एक ऐसे कपड़े की जरूरत थी जिसपे रॉयल ब्लू कलर होता है, तो उन्होंने हमसे फोर्सफुली कैश क्रॉप उगवाई, हमसे एक तरीके से ना इंडिगो का कल्टीवेशन करवाया। तो हमें बोला गया कि आप फोर्सली कमर्शियलाइज करो, आप उन क्रॉप्स को उगाओ जिसको मार्केट में बेच के पैसा आ सके। क्लियर है ये चीज? अब हमारे पास है हमारा चौथा पॉइंट, जिसको हम बोलते हैं एक्सप्लोटेटिव लैंड सेटलमेंट सिस्टम। ठीक है, एक्सप्लोटेटिव लैंड सेटलमेंट सिस्टम की अगर मैं बात करूं, एक्सप्लोटेटिव क्यों कहा गया इसे? क्योंकि उन्होंने हमें बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट करा था इसमें। वो बेसिकली करते क्या थे, गवर्नमेंट, जमींदार और फार्मर के बीच में, ठीक है, एक सर्कल सा बन गया, जिसमें जमींदार क्या करता था ना भाई, वही सबसे ज्यादा बड़ा वाला था। ठीक है, वो क्या कर रहा था, वो हमें ज्यादा पागल बनाता था, हमसे इतना ज्यादा लेता था और गवर्नमेंट को सिर्फ कितना देता था जो गवर्नमेंट ने फिक्स कर रखा था। ठीक है, जैसे मैं बात करूं, ये हमारी गवर्नमेंट हो गई, ये जमींदार हो गए और ये हम फार्मर हो गए। तो ये करेगा क्या, गवर्नमेंट ने पहले जमींदार को बोला कि मुझे पूरे प्रोड्यूस का कितना चाहिए, सिर्फ 1/3 चाहिए। ठीक है, उसके बाद इसने फार्मर से कितना लिया, 2/3 ले लिया। तो भाई फार्मर ही जो थे जिनको सबसे ज्यादा एक्सप्लॉइट किया गया, इसीलिए ये क्या है, ये है एक्सप्लोटेटिव लैंड सेटलमेंट सिस्टम। नेक्स्ट हमारे पास आता है गल्फ बिटवीन टिलर ऑफ द सॉइल एंड ओनर ऑफ द सॉइल। ठीक है, अब गल्फ का मतलब क्या होता है? गल्फ होता है कि इनके बीच का जो गैप है, ठीक है, जो दरार है ना, वो बढ़ती चली गई। ठीक है, टिलर ऑफ द सॉइल और ओनर ऑफ द सॉइल के बीच में। क्यों? क्योंकि टिलर ऑफ द सॉइल बहुत ज्यादा दबाए जाते थे। ठीक है, ओनर ऑफ द सॉइल क्या करता था, ओनर ऑफ द सॉइल उससे ना
हर महीने आके क्या ले लेता था, सिर्फ ये ले लेता था कि मेरा प्रॉफिट दो मुझे, ना थोड़ा सा उन पे वर्क करेगा, ना इन्वेस्टमेंट करेगा। ठीक है, तो होता गया, अब ये हम लोग टिलर ऑफ द सॉइल होते हैं, जो फार्मर थे, जिनको टेनेंट बोला जाता था, वो काम करते रहते थे, लेकिन फिर भी उनको सिर्फ कितना मिलता था, सिर्फ अपने सब्सिस्टेंस जितना मिलता था। ठीक है, और सबसे ज्यादा अमीर कौन हुआ इस बीच में, जमींदार। तो हम कह सकते हैं कि गल्फ बिटवीन टिलर ऑफ द सॉइल एंड ओनर ऑफ द सॉइल बढ़ता चला गया। ठीक है, अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आता है, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, वो है हमारे पास, सबसे पहले हमारे पास हमारे प्लानर ने क्या सोच लिया, हमारे प्लानर ने ये सोचा कि हम क्या करेंगे, एक ऐसा रिफॉर्म की सीरीज लेके आएंगे। ठीक है, ऐसे रिफॉर्म की सीरीज लेके आएंगे जिससे ना सब कुछ बदल जाएगा। तो सबसे पहले उन्होंने सोचा कि एग्रीकल्चर को ही बदला जाए, तो उन्होंने एक सीरीज निकाली। ठीक है, जो हमारी रिफॉर्म सीरीज है, रिफॉर्म सीरीज में उन्होंने सोचा कि एग्रीकल्चर को हम टारगेट करेंगे, और एग्रीकल्चर में वो क्या करेंगे, रिफॉर्म लेके आएंगे दो तरीके से। कौन से दो तरीके, सबसे पहले उन्होंने सोचा हम करेंगे इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, या फिर इनको हम बोल दें लैंड रिफॉर्म्स। ठीक है, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म या लैंड रिफॉर्म्स, हमने कर लिए इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म। ठीक है, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म कहां पर किए गए, लैंड में किए गए। ठीक है, तो इनको इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म या लैंड रिफॉर्म भी बोला जाता है, जिसका पहला पार्ट था एबोलिशन ऑफ इंटरमीडिएरीज। इंटरमीडिएरीज कौन होते हैं, ये होते हैं बिचौलिए, और बिचौलिए का काम क्या होता है, दोनों तरफ से खाना। ठीक है, तो बेसिकली दिक्कत यही दे रहे थे हमारे फार्मर को ही सबसे ज्यादा पिसना पड़ता था, गवर्नमेंट को उनका मिल जाता था, और जमींदार क्या करते थे, इनसे ज्यादा लेते थे, उनको उतना ही देते थे जितना उन्होंने मांगा है। ठीक है, तो एबोलिशन ऑफ इंटरमीडिएट, इनको सबसे पहले हटाया गया। और क्यों हटाया गया, सबसे पहली चीज की एक्सप्लोटेशन को स्टॉप करना था, स्टॉप एक्सप्लोटेशन। और उसके बाद सबसे पहले क्या करना था, डायरेक्ट कांटेक्ट करना था गवर्नमेंट से, डायरेक्ट कांटेक्ट विद गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट से अगर डायरेक्ट कांटेक्ट होगा तो गवर्नमेंट क्या करेगी भाई, पैसा देगी इन्वेस्ट करने के लिए। ठीक है, तो ये मेन काम ना इन दोनों की वजह से करा गया। पहली चीज स्टॉप करना है हमें एक्सप्लोटेशन को, उसके बाद डायरेक्ट कांटेक्ट में आना है किससे, गवर्नमेंट से, ताकि वो उनको पैसा दे सके और इन्वेस्ट करवा सके एग्रीकल्चर पे। क्लियर है ये चीज। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग। अब लैंड होल्डिंग को क्या कर लिया गया, सील कर लिया गया। जमींदार के पास ना बहुत जमीन थी, ठीक है, तो उसको सील करा गया, उनसे ना उतनी जमीन छीन ली गई। जिसके पास बहुत ज्यादा जमीन थी ना, उन सबसे ली गई और उनकी जरूरत के हिसाब से नाप के उनको दे दी गई। क्लियर, ये था हमारा सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग। फिर आता है कंसोलिडेशन ऑफ फ्रेगमेंटेड लैंड। कुछ फार्मर ऐसे थे, कुछ बंदे ऐसे थे जिनकी जो जमीन थी ना, कुछ हेक्टेयर यहाँ पे है, कुछ वहां पे है, कुछ वहां पे, तो फैला हुआ था। तो बेसिकली ना हमारे पास उतने रिसोर्सेज नहीं होते थे कि हम हर जमीन पर खेती कर पाए। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने हर जगह की जमीन नापी और जितना बनता था आपको एक जगह इकट्ठा करके दे दिया, ताकि आप आराम से क्या कर सको, एक जगह पे प्रोडक्शन कर सको। बिल्कुल। अब आगे बढ़ते हैं, हमारा था रेगुलेशन ऑफ रेंट। रेगुलेशन ऑफ रेंट की बात की जाए तो रेंट ही तो देना पड़ता था। ठीक है, ये जो आप 1/3 और 2/3 की बात करते हो, ये है क्या, ये रेंट ही तो है। और क्यों देना पड़ता था, क्योंकि बेसिकली ब्रिटिशर्स वो चाहते थे कि हमने अभी तुम्हें क्या करा रखा है, तुम्हें तुम्हारे ऊपर इन्वेड कर रखा है, तुम्हें अपना बंधक बना रखा है, तो उसके बदले हमें कुछ मिलेगा। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने रेंट मांगा। अब जमींदार की हरकतों की वजह से उन्हें रेगुलेशन में लाना पड़ा, उन्हें बदलना पड़ा। सिर्फ डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आके फार्मर से गवर्नमेंट ने बोला आप जितना बनाओगे उसका 1/3 चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली ये जो एक्सप्लोरेटिव सेटलमेंट था ये तो खत्म हो गया। अब फार्मर बिल्कुल खुश थे आराम से। अब है कोऑपरेटिव फार्मिंग। कोऑपरेटिव फार्मिंग को बढ़ावा क्यों दिया गया, क्योंकि अगर एक दो फार्मर एक साथ किसी दुकान पे जाएंगे ना, तो उनकी बार्गेनिंग पावर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, क्योंकि एक फार्मर को ना कोई भी दबा सकता है। ठीक है, उससे चीजें महंगी खरीदनी पड़ सकती है। ठीक है, सामने वाला उन्हें बार्गेनिंग पावर उसकी कम हो सकती है। ठीक है, अगर कोई चीज 700 रुपए की है, मान लो कोई चीज 700 रुपए की, अकेला एक फार्मर गया तो वो क्या करके आएगा, ज्यादा 600 ही खरीद लेगा। लेकिन अगर 15 फार्मर एक साथ जाएंगे, ठीक है, तो उनकी बार्गेनिंग पावर बढ़ जाती है और वो वही चीज 550 या 500 की लेके आएंगे। तो कोऑपरेटिव फार्मिंग को बढ़ावा दिया गया ताकि सारे एक साथ मिलके खेती कर सकें। क्लियर है ये चीज। अब हमारे पास यहाँ पे खत्म होते हैं हमारे इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म, जिसमें हमने एबोलिशन ऑफ इंटरमीडिएरीज पढ़ा, सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग पढ़ी, कंसोलिडेशन ऑफ फ्रेगमेंटेड लैंड पढ़ा, रेगुलेशन ऑफ रेंट पढ़ा, और पढ़ा हमने कोऑपरेटिव फार्मिंग। क्लियर। अब हम पढ़ेंगे, अब हम चलते हैं किसकी तरफ, टेक्निकल रिफॉर्म्स की तरफ। मैंने अभी आपको बताया था इन रिफॉर्म्स का लेना देना डायरेक्ट किससे, टेक्नोलॉजी से। ठीक है, तो हमने कोई ऐसी चीज ली साथ में जिसका टेक्नोलॉजी से बहुत ज्यादा लेना देना हो, और वो थे हमारे HYV टेक्नोलॉजी। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जिसकी फुल फॉर्म तो पहले मैं आपको बताऊं, हाई यील्ड वैरायटी। ठीक है, हाई यील्ड वैरायटी।
ठीक है, ये एक ऐसे तरीके के सीड्स थे जिनका काम क्या होता है, अचानक से प्रोडक्टिविटी को बढ़ा देना। ठीक है, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स। लेकिन थोड़ी सी दिक्कत इनमें भी होती है, इसके कुछ एलिमेंट्स हैं, वो हम अभी देखो डिस्कस करेंगे। एचवाईवी टेक्नोलॉजी को लाके ग्रीन रेवोल्यूशन किया गया। ग्रीन रेवोल्यूशन कब स्टार्ट हुआ, 1967 से 68 के बीच में। ये डेट नोट कर लो, आएगी जरूर पेपर में। ठीक है, 1967 से 68 के बीच में ये स्टार्ट हुआ हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन। और ग्रीन रेवोल्यूशन का मेन जो एजेंडा था वो था अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट बनाना, फूड ग्रेन्स की प्रोडक्टिविटी में अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट बनाना और उतना अपने आप को तैयार कर लेना कि हमें किसी से भीख ना मांगनी पड़े। क्लियर है ये चीज। और सेल्फ सफिशिएंट तो हम लोगों ने बनना स्टार्ट कर दिया, लेकिन ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से कम हमारा कितने परसेंट, 25% प्रोडक्शन क्या हो गया हमारा, बढ़ गया। ठीक है, हमारी सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी एग्रीकल्चर गुड्स की इसी में बढ़ी थी। ठीक है, और बेसिकली ग्रीन रेवोल्यूशन किस में हुआ, ये हुआ राइस और व्हीट में, हमने अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा दी। अब अगर मैं एचवाईवी टेक्नोलॉजी के एलिमेंट्स की बात करूं, ठीक है, ये है हमारे एलिमेंट्स ऑफ एचवाईवी टेक्नोलॉजी। तो एचवाईवी की बात करूं भाई, ये बहुत महंगी टेक्नोलॉजी है। ठीक है, महंगी टेक्नोलॉजी है। पहली चीज कि इसमें आपका यूज होता है किसका, केमिकल फर्टिलाइजर का, क्योंकि ये क्या करता है, अचानक से ना सीड्स को बहुत ज्यादा जल्दी प्रोड्यूस करता है। आपका खेत बहुत जल्दी से लहराने लग जाएगा, वहां पर फसल अच्छी होगी, बट चाहिए क्या, केमिकल फर्टिलाइजर चाहिए। नेचुरल नहीं होती यहाँ पे कुछ भी। हम कन्वेंशनल फार्मिंग की तरफ जा रहे थे, हमारे मेथड पहले ट्रेडिशनल थे, लेकिन अब क्या कर रहे थे, हम कन्वेंशनल कर रहे थे। उसके बाद दूसरी चीज क्या आती है, यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड। अब पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड क्यों यूज किए जाते हैं, ताकि हमारी फसलों में क्या ना हो, कीड़े ना लगे। ठीक है, कोई भी मतलब कुछ भी दिक्कत ना आए, इसीलिए इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड्स का यूज किया जाने लगा। हमारे पास हमारा तीसरा पॉइंट इसमें आता है, सबसे पहले यूज ऑफ एचवाईवी सीड्स। यूज ऑफ एचवाईवी सीड्स, अगर मैं एचवाईवी सीड्स के बारे में आपको बताऊं, एचवाईवी एक टेक्नोलॉजी, उसका एक एलिमेंट है यूज ऑफ एचवाईवी सीड्स। क्योंकि जब हमने ये सोचा कि हम टेक्निकल रिफॉर्म में एचवाईवी टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे, तो हमने सबसे पहली चीज ऑप्ट करी एचवाईवी सीड्स को यूज करना है। क्योंकि 1965 में हाई यील्ड वैरायटी सीड्स की अगर बात की जाए तो पहले यूज किए गए थे, मेज का प्रोडक्शन करने के लिए, राइस, व्हीट, इन सब का प्रोडक्शन करने के लिए यूज हो चुके थे, इवन जूट का भी और कॉटन का भी। तो हुआ क्या, उस टाइम पे उन्होंने बहुत अच्छी प्रोडक्टिविटी दिखाई और बहुत कम टाइम में। तो हमारे प्लानर ने ये सोच लिया कि अगर हमें क्या करना है, कम टाइम में प्रोडक्शन करना है, तो कन्वेंशनल फार्मिंग की तरफ चलो। कन्वेंशनल फार्मिंग क्या होती है, जिसमें आप केमिकल्स वगैरह का यूज ज्यादा करके प्रोडक्टिविटी को बढ़ाते हो, ठीक है, या एग्रीकल्चर करते हो। तो हमने यूज ऑफ एचवाईवी सीड्स को अपनाया। उसके बाद हमने इससे दूसरी चीज क्या हुई, इससे हमारी इरिगेशन फैसिलिटीज बढ़ने लग गई। इरिगेशन फैसिलिटीज, क्योंकि देखा जाए ना, एक फार्मिंग ही एक ऐसा ऑक्यूपेशन है जो कि काफी ज्यादा रिस्की है। पानी नहीं बरसता तो फिर पूरी फसल बर्बाद हो जाती है उस साल की। तो बेसिकली गवर्नमेंट ने कहा कि हम इरिगेशन फैसिलिटीज को बढ़ाएंगे, आप इन सब चीजों का यूज करना स्टार्ट करो एक बार। ठीक है, तो उस टाइम पे हुआ क्या, 1950 से अगर 51 की बात करूं तो सिर्फ 17% ही एरिया हमारा इरिगेशन में था। लेकिन जब एंड में हम लोग पहुंचने लग गए, जैसे जैसे हम बीच फेस में आ गए ग्रीन रेवोल्यूशन के, तो हमारा जो एरिया अंडर कल्टीवेशन था वो कितना हो गया, 45%। क्लियर है ये चीज। ठीक है, तो ये थे आपके एलिमेंट्स ऑफ एचवाईवी। ठीक है, इनका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद हम लोग आगे स्टार्ट करेंगे क्या, अब हम पढ़ेंगे फेसेस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में तुम सब कुछ जानते हो। ग्रीन का मतलब क्या है, आपकी जो फूड क्रॉप्स है, और रेवोल्यूशन का मतलब होता है स्पर्ट इन प्रोडक्टिविटी। दो वर्ड से मिलकर बना है ग्रीन रेवोल्यूशन, स्पर्ट इन प्रोडक्टिविटी। अचानक से आपकी प्रोडक्टिविटी का बढ़ना ग्रीन रेवोल्यूशन दिखाता है। ठीक है, और ग्रीन रेवोल्यूशन ही नाम क्यों, क्योंकि ये एग्रीकल्चर में हुआ था। ठीक है, और बेसिकली जो हमने मेनली इसकी क्रॉप चुनी वो थी राइस और व्हीट। तो इसका जो पहला फेस आता है, अगर मैं फेस 1 की बात करूं ग्रीन रेवोल्यूशन की, तो ये कब हुआ, मिड 1960s से लेकर मिड 60s लिख लो आप, मिड 60s से लेकर मिड 70s के बीच में। ठीक है, और जो इसमें क्रॉप्स यूज हुई वो क्रॉप्स कौन सी हमारी, इसमें हमारी राइस और व्हीट, इनके ऊपर ज्यादा ध्यान दिया गया। राइस और व्हीट का प्रोडक्शन इतने ज्यादा अमाउंट में बढ़ाया गया, ठीक है, जिसकी कोई लिमिट नहीं थी। बेसिकली मेन जो एरियाज थे ना हमारे, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश, ठीक है, ऐसे एरियाज में बहुत ज्यादा अमाउंट में आपको देखा गया कि ग्रीन रेवोल्यूशन के बेनिफिट दिखे आपको। ठीक है, और देखा जाए एचवाईवी टेक्नोलॉजी का फायदा बहुत लोग उठा रहे थे। ठीक है, बहुत सारे फार्मर इसमें अपना इंटरेस्ट दिखा रहे थे और हमारा प्रोडक्शन धीरे धीरे क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। लेकिन
इसे फर्स्ट फेज में क्यों बांटा गया कि जब स्टार्टिंग हुई ना तो बहुत अच्छा सब कुछ दिख रहा था, लेकिन धीरे धीरे ना हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे फार्मर भी हैं जो इस चीज से क्या रह गए, बहुत पीछे रह गए। तो इसका आता है सेकंड फेज। तो सेकंड फेज की अगर मैं बात करूं, फेज सेकंड की, ये भी ग्रीन रेवोल्यूशन का फेज है, लेकिन ये कब हुआ, मिड 70s से लेकर मिड 80s के बीच में। इसमें क्या हुआ, इसकी जो प्रोडक्शन थी सिर्फ 2 क्रॉप तक नहीं रही, उसको लार्जर नंबर ऑफ क्रॉप्स तक लेके गए। सिर्फ राइस और व्हीट उगाना ही हमारा काम नहीं था, हम चाहते थे कि बहुत लार्ज अमाउंट में चीजें उगाई जाए, उनका भी तो प्रोडक्शन हमें बढ़ाना था। ठीक है, तो सबसे पहली चीज उनको ऐड किया गया। प्लस फेज 1 में हमने ये देखा कि हमारे जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर है ना, उनको तो बिल्कुल इसके बेनिफिट मिले ही नहीं। क्यों? क्योंकि HYV टेक्नोलॉजी जो थी ना, बहुत महंगी टेक्नोलॉजी है ये, और कौन इसका फायदा नहीं उठा पा रहा था, इसका फायदा स्मॉल और मार्जिनल फार्मर नहीं उठा पा रहे थे। तो गवर्नमेंट ने क्या सोचा, गवर्नमेंट ने सोचा हम क्या करेंगे, हम उन लोगों को सब्सिडीज देंगे, सब्सिडाइज रेट पे उनको HYV के सीड्स प्रोवाइड किए गए, फर्टिलाइजर प्रोवाइड किए गए, उसके बाद प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया गया। ठीक है, फिर धीरे धीरे आपको कुछ ग्रीन शूट्स दिखना स्टार्ट हुए कि हाँ इसका फायदा हुआ। ठीक है, और यहां पर आके हमारे फेज 1 और फेज 2 का प्रोडक्शन खत्म होता है ग्रीन रेवोल्यूशन का। क्लियर? अब हम आगे देखेंगे कि हमने क्या क्या फायदे देखे इस ग्रीन रेवोल्यूशन के होने के। ठीक है, तो मैं अभी आपको 2 मिनट में बताऊंगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जरा। तो गाइज अब हम स्टार्ट करेंगे कि ग्रीन रेवोल्यूशन के फायदे और नुकसान क्या थे, क्योंकि ये काम हमने कर तो दिया, तो तुम्हें पता है कि हर चीज के 2 पहलू होते हैं। ठीक है, तो इस साइड मैंने लिखा है गेन्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, और इस साइड रेड में लिखा है कि मैंने लिमिटेशन ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। रेड में क्यों लिखा है, क्योंकि भाई ये गलतियां थी, ठीक है, जिसकी वजह से हमें नुकसान झेलना पड़ा ग्रीन रेवोल्यूशन का। तो हुआ क्या, सबसे पहले आता है स्पर्ट इन प्रोडक्टिविटी। मैंने आपको स्पर्ट का मतलब बताया, स्पर्ट का मतलब होता है अचानक से प्रोडक्टिविटी का बढ़ना। ठीक है, अचानक से राइज होना बहुत तेजी से। ठीक है, तो स्पर्ट इन प्रोडक्टिविटी, जब हम इतनी ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर का यूज कर रहे थे, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड का यूज कर रहे थे, इरिगेशन फैसिलिटीज टाइम पे बिल्कुल पानी मिलने लग गया, सब कुछ मिलने लग गया, HYV टेक्नोलॉजी यूज होने लग गई, तो प्रोडक्टिविटी तो बढ़नी थी ना। ठीक है, जैसे देखा जाए अब तुम दिन रात मेहनत करोगे ना भाई, तुम्हारा जो यूज होगा ना दिमाग का, वो प्रोडक्टिव वे में होगा और तुम सही में मार्क्स लेके आओगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हम टॉपिक पे चलते हैं। पहला अगला है सब्सटेंशियल राइज इन एस रेंज। एस रेंज क्या होता है? ठीक है, अगर मैं एस रेंज की बात करूं, इसको बोलते हैं एरिया अंडर कल्टीवेशन। एरिया अंडर कल्टीवेशन। पहले की बात अगर मैं करूं, ग्रीन रेवोल्यूशन से पहले की, तो हो क्या रहा था, ग्रीन रेवोल्यूशन एक ऐसी क्रांति थी ना जिसके आने से बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हुआ। ठीक है, तो प्रोडक्शन ज्यादा हुआ तो उसके लिए जमीन भी तो ज्यादा लगी होगी। पहले क्या थे ना, पहले लोग थोड़ा सा करते थे, सब्सिस्टेंस के लिए करते थे, अपने लिए, तो इतनी जमीन की जरूरत थोड़ी है। तो उन्होंने क्या किया, जब ग्रीन रेवोल्यूशन को बढ़ावा दिया गया तो उन्होंने वो एरिया भी प्रोडक्शन में ले आए, एग्रीकल्चर में ले आए। ठीक है, जो खाली पड़ा रहता था। ठीक है, तो देखा जाए हमारे प्रोडक्शन का अचानक से एरिया अंडर कल्टीवेशन क्या हो गया, बढ़ गया। मतलब अचानक से ही हमारे बहुत सारे हेक्टेयर्स ऑफ लैंड पे खेती होना स्टार्ट हो गई, इसे बोलते हैं एरिया अंडर कल्टीवेशन। अगला हमारे पास आता है कि हम सब्सिस्टेंस फार्मिंग से किधर चले गए, कमर्शियल फार्मिंग की तरफ। मैंने अभी आपको बताया सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या होती है, जब आप फार्मिंग करते हो सिर्फ अपने लिए, ठीक है, अपनी फैमिली के लिए। लेकिन अब आप क्या करने लग गए, अब आप इतना बचने लग गया आपके पास, या इतना बनाने लग गए कि आप मार्केट में बेच के आते थे। ठीक है, मार्केटेबल सरप्लस आप मार्केट में बेचते थे। ठीक है, और उसका यूज कहां करते थे, उसका यूज आप अपनी जो बेसिक नीड होती है उसमें कर लेते थे। ठीक है, बाहर से कुछ भी खर्चे आपने कर लिए जो घर में जरूरी होते हैं डे टू डे एक्टिविटीज में, तो आप कमर्शियलाइज हो गए थे। अब उसके बाद अगर आपके हाथ में पैसा आने लगता है तो आपका आउटलुक भी बदलने लगता है। फार्मर का आउटलुक क्या होने लग गया, चेंज होने लग गया। अब वो देखने लग गया अपने फार्मिंग को एक बिजनेस की तरह। उसने ये सोचा कि भाई जब इससे पैसा आ रहा है ना, तो क्या मैं इसको बिजनेस की तरह करूं, बिल्कुल करो। ठीक है, तो उसने क्या किया, अपना आउटलुक चेंज किया, उसने एक बिजनेस माइंड बना लिया कि मैं अपने फार्मिंग से क्या करूंगा, सिर्फ बिजनेस करूंगा पहले। अब हमारे पास आखिरी में आता है सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन एंड बफर स्टॉक। भाई ग्रीन रेवोल्यूशन के होने से ना सेल्फ सफिशिएंट तो हम बहुत पहले हो गए, हमारे पास इतना था कि अब हम बाहर के देशों में भेज सकते थे। तो हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया, हमारी गवर्नमेंट ने बफर स्टॉक बनाना शुरू कर दिया। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बफर स्टॉक क्या होता है, ये एक ऐसी एक्टिविटी है जो गवर्नमेंट कब करती है, जब उसके देश में खुद को खाने को तो बहुत है, वो दूसरों को भी दे सकती है। तो गवर्नमेंट ने ना अपने गोडाउन भरने स्टार्ट कर दिए, ग्रेनरीज भरना स्टार्ट कर दी। उन्होंने फार्मर से सारा खरीद लिया, और किस टाइम के लिए बचा लिया, जब देश में कोई ऐसी आपदा आएगी जिसमें कि प्रोडक्शन नहीं होगा, बारिश नहीं होगी, कुछ भी आ जाए, महामारी फैल जाए, ठीक है, उसके लिए बचा के रखा कि हम बाद में देंगे लोगों को, या फिर उसे एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। तो ये सारे हमारे क्या थे, बेनिफिट थे ग्रीन रेवोल्यूशन करने के। स्पर्ट इन प्रोडक्टिविटी,
सब्सटेंशियल राइज इन एसरेज, शिफ्ट फ्रॉम सब्सटेंशन फार्मिंग टू कमर्शियल फार्मिंग, उसके बाद चेंज इन फार्मर आउटलुक, और लास्ट आता है सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन एंड बफर स्टॉक। लेकिन हर चीज के ना नुकसान भी होते हैं, लेकिन नुकसान ना तुम्हें इस चीज का नहीं होगा जो तुम अभी अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो ना, इसका सिर्फ फायदा ही फायदा होगा। अगला देखते हैं, हमारे पास आता है लिमिटेशन ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। अगर मैं लिमिटेशंस की बात करूं, लिमिटेशंस क्या होती हैं, उसकी डिसएडवांटेज होती है। हर चीज के एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। अब ये क्या है ना, पहला आता है लिमिटेड क्रॉप्स। हमने देखा ये ज्यादा क्रॉप्स तक पहुंच नहीं पाया। बेसिकली हम कहां ध्यान दे रहे थे, हम दे रहे थे राइस और व्हीट पे, राइस और व्हीट पे, लेकिन ना मेज हो गई, ना पल्सेस हो गई, इन सब चीजों पे तो कभी ध्यान गया ही नहीं, और ना जूट पे ध्यान गया। ठीक है, तो बेसिकली ना राइस सिर्फ इन दोनों में दिखा, ज्यादा क्रॉप्स हम इसको कवर ही नहीं कर पाए। ठीक है, तो ये चीज भी बिल्कुल सही बैठी कि ये गलती हमसे हो गई। दूसरी गलती क्या हुई, अनइवन स्प्रेड। ये सिर्फ उन्हीं एरिया तक फैलता चला गया जहां पर ना एग्रीकल्चर पॉपुलेशन ज्यादा है, लेकिन उस एरिया में कभी फैला ही नहीं। जैसे यूपी बिहार की बात करूं, एमपी की बात करूं, वहां तो कोई नामो निशान ही नहीं है ग्रीन रेवोल्यूशन का। नामो निशान कहां पे मिलता है, महाराष्ट्र में देख लो आप, ठीक है, उड़ीसा में देख लो, वहां तो बिल्कुल फैला हुआ था ये। ठीक है, तो ये है अनइवन स्प्रेड। फिर आता है लिमिटेड फार्मिंग पॉपुलेशन। हमारी तो ज्यादातर पॉपुलेशन है ना वो स्मॉल और मार्जिनलाइज फार्मर से बनती है। ठीक है, मार्जिनलाइज और स्मॉल फार्मर अभी भी वैसे के वैसे ही रह गए। गवर्नमेंट ने पूरी हेल्प करी, सब्सिडी दी, ये दिया वो दिया, लेकिन एचवाईवी इतनी महंगी टेक्नोलॉजी थी, अभी भी इसमें स्मॉल और मार्जिनल फार्मर कभी भी कवर नहीं हो पाए। ठीक है, तो वो लोग तो हमेशा पीछे रहे। लेकिन जो ग्रीन रेवोल्यूशन इतना सक्सेसफुल देखा जाता है ना, वो किस वजह से देखा जाता है, ज्यादातर ग्रीन रेवोल्यूशन को बढ़ाने वाले रिच फार्मर थे। ठीक है, उन्होंने ही इसको ड्राइव कर दिया। ठीक है, इसीलिए हमें ग्रीन रेवोल्यूशन इतना ज्यादा सक्सेसफुल दिखा। उसके बाद आता है इकोनॉमिक डिवाइड। अब इकोनॉमिक डिवाइड की बात करूं, इसने क्या कर दिया, इसने रिच और पुअर के बीच में एक गैप बना दिया। ठीक है, क्यों, क्योंकि बेसिकली देखा जाए ना, ग्रीन रेवोल्यूशन के होने से प्रोडक्शन किसका बढ़ेगा, उस बंदे का जो एचवाईवी टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करेगा, और वो सिर्फ कौन कर पा रहा था, रिच फार्मर। तो रिच फार्मर और रिच होता चला गया, मार्जिनल फार्मर और पीछे जाता चला गया। ठीक है, तो बेसिकली हमारे प्लानर्स से गलती ये तो हो ही गई थी। ठीक है, कि हमने क्या कर दिया, गल्फ कर दिया, किसके बीच में, बढ़ा दिया था रिच और पुअर फार्मर के बीच में। अब हम अगले टॉपिक में क्या पढ़ेंगे कि एग्रीकल्चर सब्सिडीज, वाइज और वर्च्यू। तो अब हमारा अगला टॉपिक होगा एग्रीकल्चर सब्सिडीज के बारे में। सब्सिडीज के बारे में सबको पता होगा कि सब्सिडीज क्या होती है। जब गवर्नमेंट आपको ना कुछ चीजों पे क्या देती है, छूट देती है। जैसे सिलेंडर, एलपीजी सिलेंडर पे सब्सिडी मिलती है, वैसे ही एग्रीकल्चर सब्सिडीज एक वाइज और वर्च्यू, ठीक है, एक अभिशाप या फिर एक वरदान। ठीक है, एक टॉपिक हमारे पास ये भी बनता है। लेकिन अगर मैं एग्रीकल्चर सब्सिडीज की बात करूं तो आज भी ये डिबेटेड टॉपिक है। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं कि ये अच्छी चीज है, कुछ इसके लिए आज भी मना करते हैं। ठीक है, अगर हम पहले फेवर में बात करें वाइज की, मतलब एक तरीके से ये शराब कैसे है। पहला, ह्यूज बर्डन ऑन गवर्नमेंट फाइनेंसेस। गवर्नमेंट पे बहुत ज्यादा बर्डन पड़ता है जब भी वो सब्सिडी देती है। ठीक है, क्यों, क्योंकि उन सब्सिडीज का सारा खर्चा कौन देख रहा है, वो तो गवर्नमेंट ही देख रही है। ठीक है, तो बेसिकली होता क्या है, मेनली हमारा कहने का मतलब ये है, जब जिनको आप सब्सिडी देना चाहते हो ना, सब्सिडी उन लोगों के लिए होती है जो उस चीज को अफोर्ड नहीं कर सकते। तो जिनको आप देना चाहते हो, जब उनको उनके बेनिफिट मिल जाए ना, तो तुरंत आप सब्सिडी को विड्रॉ कर लो। इससे क्या होगा, गवर्नमेंट पे बर्डन नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, नेक्स्ट पॉइंट वो कहते हैं मिस एप्रोप्रिएट बेनिफिट। ठीक है, सिर्फ एग्रीकल्चर सब्सिडीज का फायदा ना सिर्फ फार्मर्स को नहीं हुआ, कुछ इंडस्ट्रीज को भी हुआ, इनपुट इंडस्ट्रीज को। ठीक है, मतलब देखा जाए ना, ऑलमोस्ट जो इसके बेनिफिट थे उनका फायदा किसने उठाया, उन प्रॉस्पेरस रीजन्स ने उठाया जहां पर फार्मर के पास पहले से सब कुछ था। ठीक है, तो ये क्या हो गए, मिस एप्रोप्रिएट बेनिफिट हो गए। उसके बाद ना, अगर कोई चीज आपको बहुत आराम से मिल जाए और सस्ते में मिल जाए तो आप उसका ढंग से यूज कभी करते ही नहीं हो। ठीक है, तो आप क्या करते हो, उसको वेस्ट करना स्टार्ट कर देते हो। ठीक है, तो हुआ यही, एक एग्जांपल भी दिया हुआ है। अगर मान लो कि फार्मर को पानी आराम से मिलने लग जाएगा तो फार्मर क्या करेगा, उसका वेस्टफुल कंजप्शन करेगा। पानी की जब तक कमी रहेगी ना, तब तक वो एक एक बूंद के लिए वो करेगा कि हाँ मेरे लिए एक एक बूंद जरूरी है, कल को पानी नहीं बरसा तो भी दिक्कत होगी। ठीक है, तो ये क्या थे, ये इसके श्राप थे कि इससे दिक्कत ये बढ़ती है जब भी एग्रीकल्चर सब्सिडीज दे दी जाती हैं। अब हम बात करें वर्च्यू की। अब कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अगर आपने एग्रीकल्चर सब्सिडीज हटा दी तो होगा क्या, पहली चीज ये होगी जो पुअर फार्मर है ना वो तो खेती कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज होती हैं जिनको वो कुछ पैसों में अडॉप्ट नहीं कर सकता। तो एग्रीकल्चर सब्सिडीज बनी रहनी चाहिए। उसके बाद अगर ये लंबे समय तक बनी रहेंगी तो क्या होगा, तो होगा ये कि ना इसके बेनिफिट कुछ अलग लोग ही उठाना स्टार्ट कर देते हैं। तो मेनली हमारे प्लानर्स ये कहना चाहते हैं कि आप एग्रीकल्चर सब्सिडीज को हटाओ मत,
हमारे नीड ऑफ आवर अभी ये है कि सब्सिडीज चलती रहनी चाहिए, लेकिन आप इस चीज का ध्यान रखो कि वो कहां पे पहुंचे, उन बेनिफिशियरीज पे पहुंचे जिनको इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। ठीक है, तो बेसिकली ये हमारे लिए वरदान है और हमारी जरूरत ये है कि एग्रीकल्चर सब्सिडीज बनी रहे उन फार्मर के लिए, ठीक है, जो कुछ भी अडॉप्ट नहीं कर सकते और फार्मिंग ही उनका सब कुछ है। बल्कि इंडिया में फार्मिंग क्या है, एक बहुत रिस्की बिजनेस है, तो सब्सिडीज नहीं होंगी तो पुअर फार्मर कहां जाएगा। क्लियर, तो आप इन चीजों को कम करो कि ज्यादा बर्डन ना पड़े गवर्नमेंट पे, प्लस मिस अप्रोप्रिएट बेनिफिट ना उठाएं लोग और बेसिकली वेस्टफुल कंजप्शन ना हो। ठीक है, और जरूरत के हिसाब से आप सब्सिडीज को बनाए रखो। क्लियर, अब हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर बिल्कुल खत्म हुआ, हम चलते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर की तरफ। तो गाइज अब हमारा अगला टॉपिक होगा इंडस्ट्री। एग्रीकल्चर खत्म, इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो इंडस्ट्रियल सेक्टर क्या होता है, हर देश का ना एक बेस होता है, एक बैकबोन होती है। अगर इंडस्ट्रियल सेक्टर अच्छा तो सब कुछ अच्छा। क्लियर, उसके बाद हम बात करें इंडस्ट्री की, तो इंडस्ट्री में दिक्कतें कहाँ थी भाई, ब्रिटिशर्स ने हैंडीक्राफ्ट खराब कर दिया हमारा। ठीक है, कितनी बढ़िया ग्लोबल प्रेस्टीज एंजॉय करते थे वो खराब। उसके बाद उस टाइम पे हमारे जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज थी बिल्कुल ब्लीक ग्रोथ थी उनकी, ब्लीक मतलब बहुत कम। उसके बाद हमारे प्लानर ने ये सोचा कि अगर हम अपनी इंडस्ट्री को, ठीक है, हमारे देश को, हमारी इंडस्ट्री को अगर हम किस पे छोड़ दें, मार्केट फोर्सेस पे छोड़ दें, तो ये देश काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जो प्राइवेट वाले लोग होते हैं ना, एक इंडिविजुअल बंदा जब भी इन्वेस्ट करेगा तो किस बारे में सोचेगा, पैसा आ जाए, प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाए। तो प्लानर ने ये सोचा कि हमें एक सोशलिस्टिक पैटर्न चाहिए और मेन रोल हम किसको देंगे, हम मेन रोल देंगे गवर्नमेंट के हाथ में, मतलब पब्लिक सेक्टर के हाथ में। और सेकेंडरी रोल किसको प्ले करने देंगे, सेकेंडरी रोल हम दे देंगे प्राइवेट इंडिविजुअल को। और क्यों ऐसा करना पड़ा, क्यों पब्लिक सेक्टर को डायरेक्ट पार्टिसिपेशन करना पड़ा इंडस्ट्रियल सेक्टर में, जिसका पहला पॉइंट आता है लैक ऑफ कैपिटल। पहली चीज, हमारे पास पैसा ही नहीं था उतना, क्योंकि हमारे देश में ना उस टाइम पे बड़े बड़े इंडस्ट्रियल हाउसेस तो थे, बिरला, टाटा जैसे सब थे, लेकिन इतने बड़े देश को बहुत बड़ा पुश दे पाना, ठीक है, और हमारी एक मोमेंटम लेके आना इकोनॉमी में, वो इनके बस की बात नहीं थी। ठीक है, तो एक गवर्नमेंट सेक्टर ही एक ऐसा सेक्टर होता है, या पब्लिक सेक्टर की बात करूं, जिसके पास बहुत इन्वेस्टमेंट होती है, वो एक बार में देश में बहुत पैसा डाल सकते हैं। तो उस टाइम पे कैपिटल नहीं थी, तो पहली चीज हमें लाना पड़ा पब्लिक सेक्टर को कि आप आ जाओ, आप इन्वेस्टमेंट करो, हम लोग करेंगे काम। दूसरा रीजन है लो इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट। प्राइवेट सेक्टर का बंदा ना हमेशा डरता है क्या करने से, इन्वेस्टमेंट करने से। ठीक है, अगर वो इन्वेस्टमेंट लो करेगा तो लोगों की इनकम कम होगी, इनकम कम होगी तो डिमांड कम होगी, और डिमांड कम होगी तो वापस से क्या होगा, लिमिटेड साइज ऑफ मार्केट हो जाएगा। अगर लिमिटेड साइज होगा तो वापस से आप आ गए लो लेवल, लो इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट पे। तो ये जो विशियस सर्कल चल रहा था ना, इसी में वो फंस के रह जाते थे। तो ये दूसरा रीजन हो गया इनके आने का, मेन डायरेक्ट पार्टिसिपेशन। फिर आता है ग्रोथ विद सोशल जस्टिस। हमारे प्लानर्स ने जब सोशलिस्टिक पैटर्न को अपनाया तो उन्होंने ये सोच लिया कि हम क्या करेंगे, हम सिर्फ मार्केट फोर्सेस पे डिपेंड नहीं रहेंगे, क्योंकि हमें देश में सिर्फ प्रॉफिट नहीं कमाना, हमें हमारे लोगों को अक्रॉस ऑल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी क्या करना है, अपलिफ्ट करना है, ऊपर लेके आना है। देश जब ग्रो करे तो हम भी ग्रो करें और ये भी साथ में ग्रो करें, सब ग्रो करेंगे। इसीलिए हमें ग्रोथ करनी थी सोशल जस्टिस के साथ, इसीलिए डायरेक्ट इन तीनों की वजह से किसको आना पड़ा, पब्लिक सेक्टर को आना पड़ा। तो ये वो मेन रीजन है जिसकी वजह से पब्लिक सेक्टर डायरेक्ट पार्टिसिपेशन कर रहा था। अब हम अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है आईपीआर 1956। मैंने लिखा भी हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आईपीआर 1956 क्या है, ये है इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956। ठीक है, यहां पर क्या है ना, कुछ बदलाव लाए गए। ठीक है, अब बदलाव क्या थे, पहली चीज थी 3 फोल्ड क्लासिफिकेशन। हमारा 3 फोल्ड क्लासिफिकेशन हुआ, इसको 3 टुकड़ों में क्लासिफाई किया गया, शेड्यूल ए में, शेड्यूल बी में और शेड्यूल सी में। कई बार एमसीक्यू में आ जाता है। शेड्यूल ए में वो इंडस्ट्रीज रखी गई जो डेवलप्ड और एस्टैब्लिश किसके अंडर हुई, गवर्नमेंट के अंडर हुई। एक्सक्लूसिवली वो इंडस्ट्रीज किसकी थी, वो गवर्नमेंट की ही थी शुरू से। कौन कौन सी, जैसे रेलवे और एटॉमिक हो गई, डिफेंस हो गई, ये शेड्यूल ए में आ गई, जिनका कर्ता धर्ता हमेशा कौन रहेगा, सिर्फ पब्लिक सेक्टर रहेगा। उसके बाद अगर मैं शेड्यूल बी की बात करूं तो इसमें क्या है, इसमें मेन रोल ऐसी इंडस्ट्रीज थी जिनमें मेन रोल किसका है, पब्लिक सेक्टर का है, और सेकेंडरी रोल किसका रहेगा, प्राइवेट सेक्टर का रहेगा, जैसे फर्टिलाइजर और माइनिंग इंडस्ट्री। क्लियर है ये चीज। तीसरी की अगर मैं बात करूं, इन दो में जो इंडस्ट्रीज नहीं आई वो इसमें छोड़ दी गई, किसके लिए, प्राइवेट सेक्टर के लिए। क्लियर है ये चीज। तो 3 फोल्ड क्लासिफिकेशन में हमने क्या पढ़ा, वो इंडस्ट्रीज जो हमेशा से पब्लिक सेक्टर में रहेंगी, वो इंडस्ट्रीज जिसमें मेन रोल गवर्नमेंट का रहेगा और किसका रहेगा, थोड़ा सा सेकेंडरी रोल प्राइवेट सेक्टर का रहेगा। उसके बाद शेड्यूल सी में हमने पढ़ा जो इन दोनों में नहीं आई इंडस्ट्री, वो प्राइवेट सेक्टर के पास रहेंगी।
क्लियर, ये 3 फोल्ड क्लासिफिकेशन। दूसरी चीज इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। उस टाइम पे ना हर चीज के लिए लाइसेंस की जरूरत थी। आप नई इंडस्ट्री खोलना चाहते हो तो आपको लाइसेंस चाहिए, आप अपनी एग्जिस्टिंग को थोड़ा सा बढ़ाना चाहते हो तो उसके लिए लाइसेंस चाहिए। तो उन्होंने इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी लगा दी और इससे क्या हो रहा था, इससे रीजनल इक्वालिटी को बढ़ावा मिला। ठीक है, उन्होंने बोला कि अगर आप क्या करोगे, आप अगर बैकवर्ड एरिया में इंडस्ट्री लगाओगे तो हम आपको लाइसेंस जल्दी दे देंगे। ठीक है, तो इसीलिए इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। अब इंडस्ट्रियल कंसेशन की बात करें, अगर आप लगा रहे हो ना बैकवर्ड रीजन में तो आपको इंडस्ट्रियल कंसेशन भी मिलेगा। कंसेशन होता है थोड़ी सी छूट। ठीक है, तो आपको टैक्स हॉलिडे मिलेंगे, प्लस आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है वो कुछ सालों के लिए क्या हो जाएगी, फ्री हो जाएगी। ठीक है, तो ये सारे वो फायदे थे जो हमें आईपीआर में पढ़ने को मिले कि 1956 का आईपीआर जब आएगा और इसकी मेन स्पॉन्सरशिप कौन कर रहा था, डायरेक्ट पब्लिक सेक्टर कर रहा था। क्लियर, तो उसने बोला कि 3 फोल्ड क्लासिफिकेशन होगा पहले इंडस्ट्रीज का, फिर इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग लाया जाएगा, उसके बाद इंडस्ट्रियल कंसेशन जिसमें टैक्स हॉलिडे और आपको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई थोड़ी सी फ्री मिलने लगेगी। क्लियर है ये चीज। अब हम अगले टॉपिक में देखेंगे हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और इनवर्ड लुकिंग स्ट्रेटेजी। क्लियर, अब हमारा अगला टॉपिक है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के बारे में। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज क्या होती हैं, बहुत छोटी छोटी इंडस्ट्रीज होती हैं। ठीक है, जो कि आराम से कहीं पे सेटअप होके लोगों को ज्यादा से ज्यादा क्या देती हैं, एम्प्लॉयमेंट देती हैं। तो बेसिकली स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की बात करूं, एम्प्लॉयमेंट फ्रेंडली हैं और एम्प्लॉयमेंट जनरेट भी करती हैं। ठीक है, एनवायरमेंट फ्रेंडली एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में बहुत अच्छा अपना एक तरीके से कॉन्ट्रीब्यूशन है उनका। और अगर मैं इसकी बात करूं एसएसआई की ना, इस टाइम पे लिमिट क्या थी कि स्टार्टिंग लिमिट है भाई, स्टार्टिंग कहां से होती है, 10 करोड़ से, और इसका टर्नओवर 50 करोड़ से कम का होना चाहिए। और 1950-51 में तो कितनी थी, 1 करोड़ होनी चाहिए कम से कम इसकी कैपिटल बस। ठीक है, तो और देखा जाए मेन जो रोल है ना स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का, उसको फ्रेम किया गया रूरल डेवलपमेंट के लिए कार्वे कमेटी के द्वारा। एक कमेटी बनाई गई थी, कार्वे कमेटी ही स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के रोल को बढ़ावा दे रही थी रूरल डेवलपमेंट में। और इसी कार्वे कमेटी को विलेज एंड रूरल डेवलपमेंट इंडस्ट्री कमेटी भी बोला जाता है। क्लियर है ये चीज। अब हम देखेंगे क्या क्या मेन इंपॉर्टेंस क्या है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के। पहली चीज कि ये क्या है, एम्प्लॉयमेंट फ्रेंडली है काफी ज्यादा, क्योंकि ये जहां पे सेटअप होगी ना वहां आसपास के लोगों को क्या देने लग जाती है, एम्प्लॉयमेंट देने लग जाती है। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, जैसे आपने देखा है कि आपके आसपास के एरिया में भी डोना पत्तल की फैक्ट्रीज हो गई, ठीक है, मोमबत्ती की फैक्ट्रीज हो गई, ये स्मॉल स्केल फैक्ट्रीज ही है। यहां पर सबसे ज्यादा लेबर इंटेंसिव चीजें यूज की जाती हैं, कैपिटल इंटेंसिव को बढ़ावा नहीं दिया जाता। उसके बाद अगली मैं बात करूं कि तो हमारी जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं ये लोकेशनल फ्लेक्सिबिलिटी जरूर देंगी। लोकेशनल फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है, जैसे लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज है, राउरकेला, भिलाई, हमारे स्टील प्लांट है, जब इनको रॉ मटेरियल चाहिए होता है तो ये बहुत दूर से मंगाते हैं, जिसकी वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाती है। लेकिन स्मॉल स्केल में ऐसा नहीं होता, जहां लगेंगे ना वहीं के रिसोर्सेज का यूज करके प्रोडक्शन करते हैं, तो लोकेशनल फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है। उसके बाद मैं बात करूं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को ओपन करने के लिए आपको बहुत कम इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, जिसकी वजह से इक्विटी को भी बढ़ावा मिलेगा। इनका मेन काम इकोनॉमिक पावर को बढ़ाना नहीं होता, इनका मेन काम होता है लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना। इसीलिए इन्वेस्टमेंट इतनी कम पर यूनिट जो एम्प्लॉयमेंट होती है वो बहुत ज्यादा होती है। उसके बाद मैं बात करूं कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ने क्या किया है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट ने ना पहले से कुछ गुड्स का प्रोडक्शन रिजर्व कर दिया। इनको एक्साइज ड्यूटी से माफी मिली हुई है, इनको इंटरेस्ट रेट बैंक से बहुत कम पे मिल जाएगा कि अगर आपको लोन चाहिए तो इंटरेस्ट रेट भी बहुत कम होगा। तो कुल मिला के देखा जाए ना स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को लगाया ही एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए जाता है, बल्कि लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज को क्यों लगाया जाता है, सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चरल बेस प्रोवाइड करने के लिए। क्लियर है ये चीज। तो ये हमारा टॉपिक खत्म हुआ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का। अब अगर मैं बात करूं इनवर्ड लुकिंग स्ट्रेटेजी की, भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर में कई बार आया हुआ है। ठीक है, इसमें तो हमने देख लिया कि ये क्या देते हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन देते हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं। उसके बाद लोकेशनल फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करेंगे आपको, और नेक्स्ट आपको क्या प्रोवाइड करते हैं, ये आपको देंगे एक तरीके से स्मॉल कैपिटल, स्मॉल इन्वेस्टमेंट बहुत लगती है इसमें, ज्यादा इतनी इन्वेस्टमेंट की हमें जरूरत नहीं होती। इनवर्ड लुकिंग स्ट्रेटेजी की तरफ अगर मैं देखूं, ये एक ऐसी स्ट्रेटेजी है, ठीक है, तो वो स्ट्रेटेजी किस काम आती है, ये स्ट्रेटेजी काम आती है बेसिकली जब हमें क्या करना पड़ता है, अपने इंपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ता है। तो इनवर्ड लुकिंग स्ट्रेटेजी का मतलब होता है अपने अंदर देखना सबसे पहले। तो बेसिकली ना हमारे गवर्नमेंट ने क्या किया, इस स्ट्रेटेजी का यूज किया। इसको और क्या बोला जाता है, ये पॉलिसी है रिलायंस की, इसको कहा जाता है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, आप क्या करो बेसिकली ना, गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने हमारी इंडस्ट्रीज को, डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए इसको लगाया।
ठीक है, उन्होंने इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन लगा दी, इंपोर्ट ड्यूटीज लगा दी कि हमारी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज है इंपोर्ट नहीं करेंगी। क्यों? क्योंकि हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज है वो क्या हो रहा था, धीरे धीरे कम होता जा रहा था। तो हमने क्या कर दिया, हमने रिस्ट्रिक्शन लगाई कि अब हम इंपोर्ट नहीं करेंगे। दूसरी चीज, हमने उन गुड्स का प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया जिसको हम सबसे ज्यादा क्या करते थे, इंपोर्ट करते थे। हम उसको अपने घर में बनाएंगे, ठीक है। बाहर से अगर मांगने जाएंगे तो हमारा फॉरेन एक्सचेंज धीरे धीरे क्या हो जाएगा, बिल्कुल खत्म हो जाएगा। उसके बाद तीसरी चीज क्या, हमने डेवलपमेंटल इंपोर्ट बंद किया। हमारे पास ना उतना फॉरेन एक्सचेंज बचा ही नहीं था कि हम उन गुड्स को वहां से मंगा पाते जो कैपिटल गुड्स होते हैं, क्योंकि हमारे पास ना टेक्नोलॉजी खरीदने के पैसे ही नहीं थे। हम अगर इतना इंपोर्ट होता ना, हमारे पास इतना फॉरेन एक्सचेंज होता तो हम आराम से इंपोर्ट करके यही बना लेते, नहीं था। तीसरी चीज हमारी गवर्नमेंट क्या चाहती थी, तीसरी या चौथी चीज हमारी गवर्नमेंट चाहती थी कि हम क्या करें, ज्यादा से ज्यादा खुद के ही घर में प्रोडक्शन करें और एक्सपोर्ट प्रमोशन को बढ़ावा दें, ठीक है, जिससे कि हमारा फॉरेन एक्सचेंज बढ़े ना कि घटे। क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज खत्म हुआ उसके बाद हमें भीख ही मांगनी पड़ेगी सिर्फ, ठीक है। तो इसीलिए इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन को करा गया। और चौथी चीज क्या थी हमारी, चौथी चीज थी कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन करने से क्या होगा, इंटरनेशनल कंपटीशन से बच जाएंगे। क्योंकि जो वो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज थी ना, वो हमारी इंडस्ट्रीज के सामने बहुत ज्यादा टक्कर दे रही थी, हम तो उनके सामने कुछ भी नहीं थे। तो इनवर्ड लुकिंग स्ट्रेटजी में हम क्या देखते हैं, सबसे पहले गवर्नमेंट ने क्या किया कि हमारी इंडस्ट्रीज को बचाने के लिए लगाया, रिस्ट्रिक्शन लगा दी, इंपोर्ट ड्यूटीज लगा दी कि हम इंपोर्ट ही ना कर पाए। जो हम इंपोर्ट करते थे उसके लिए क्या किया कि वो आप अपने आप बनाओ, आप कहीं से कुछ नहीं लोगे क्योंकि हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज है नहीं। तीसरी चीज कि आप डेवलपमेंटल टेक्नोलॉजी नहीं मंगा पाओगे क्योंकि आपके पास उतना पैसा नहीं है कि आप बाहर से मशीनरी मंगा लो। चौथी चीज की बात करूं तो उन्होंने क्या किया, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया और उसके बदले बोला कि आप एक्सपोर्ट प्रमोशन करो, जितना ज्यादा कर सकते हो करो, ठीक है, लेकिन इंपोर्ट नहीं करोगे क्योंकि हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज नहीं था। और लास्ट चीज क्या थी, हमें इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज से बचना था क्योंकि वो हमें बिल्कुल खत्म कर देती, ठीक है। और लास्ट हमारे पास अब टॉपिक बचता है कि इसके गुड और बैड इफेक्ट क्या हुए हमारी इंडस्ट्री पे। क्लियर? तो अब हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, ठीक है। हम ये देखेंगे जो भी हमने किया 1950 से लेकर 1990 तक, उसके फायदे क्या हुए और नुकसान क्या हुए। तो अगर मैं फायदे की बात करूं ना, पहली चीज ग्रोथ इन एलएसआई। एलएसआई क्या होता है, एलएसआई है लार्ज स्केल इंडस्ट्री, ठीक है। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे थे, गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट कर दी तो इंफ्रास्ट्रक्चरल बेस भी तैयार हो गया, बेस तैयार हो गया तो इंडस्ट्रीज आने लग गई, ठीक है। तो उनका जो लिमिटेड साइज था ना, अब वो बढ़ने लग गया था। तो धीरे धीरे हमारे लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज ब्लीक इंडस्ट्रियलाइजेशन ग्रोथ से बिल्कुल लार्ज इंडस्ट्रियलाइजेशन ग्रोथ पे चली गई। उसके बाद स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के बारे में अभी हमने पढ़ ही लिया कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज तो बहुत ज्यादा बढ़ने लग गई थी क्योंकि गवर्नमेंट भी उनका साथ देती थी, कुछ एरियाज ऑफ प्रोडक्शन को रिजर्व कर दिया था, एक्साइज ड्यूटी माफ कर दी थी, इंटरेस्ट बैंक रेट का बहुत कम था, एनवायरमेंट फ्रेंडली होती हैं, सारी चीजें मिल रही थी हमें एसएसआई में, ठीक है, हर चीज मिलती थी। तो बेसिकली इनकी ग्रोथ भी होनी थी। ग्रीन रेवोल्यूशन ने बहुत ज्यादा हमारी इकोनॉमी में ग्रोथ लेके आए, ठीक है। अगर मैं बात करूं 1950 से 51 में 13% ग्रोथ थी, वो डायरेक्ट कितनी हो गई 24.6%। उसके बाद हमारी जो एनुअल ग्रोथ रेट थी वो हो गई 6% एनुअल। क्लियर? उसके बाद लास्ट आता है डाइवर्सिफिकेशन। पहले जो है हम सिर्फ कहां तक सीमित थे, हम सिर्फ कुछ कॉटन जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज तक सीमित थे, लेकिन इस बार हमने क्या किया, पहली सनराइज हैवी इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री को ली, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग डाइवर्सिफिकेशन कर रहे थे, हम लोग एक से ज्यादा प्रोडक्ट में डील करने की कोशिश कर रहे थे। तो ये सारे फायदे हुए इंडियन इकोनॉमी को 1950 से 1991 के बीच में। नेक्स्ट आता है बैड इफेक्ट क्या हुए। वही है, हर चीज के फायदे और नुकसान होते ही होते हैं। तो नुकसान क्या हो रहे हैं कि अगर हमने मेन रोल पब्लिक सेक्टर को दिया तो वो हमें डोमिनेट करने लग गया, सबसे ज्यादा दबाव बनाने लग गया। प्राइवेट सेक्टर के लिए जो चीजें रिजर्व थी, इवन कुछ ऐसे कंज्यूमर गुड जो हमारे ब्रेड और शू होते हैं, उनका प्रोडक्शन भी किसने स्टार्ट कर दिया, पब्लिक सेक्टर ने स्टार्ट कर दिया। तो बेसिकली डोमिनेंस कर रहा था वो अपना। और देखा जाए प्राइवेट सेक्टर को एजेंट ऑफ ग्रोथ माना जाता है, उसे भी पीछे कर दिया उसने। पीएसयूज टर्न आउट सोशल वेट। जो पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज थी, ठीक है, पब्लिक सेक्टर जो इसके पीएसयूज होते हैं, पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज होती है, वो सारी सोशल वेट में कन्वर्ट हो गई क्योंकि वहां हो क्या रहा था, करप्शन बहुत ज्यादा, बिलफिरेज ज्यादा, लीकेज बहुत ज्यादा हो रहा था। इन सब चीजों की वजह से बेसिकली ना इनकी इंडस्ट्री जो गवर्नमेंट की इंडस्ट्रीज थी उनमें हमेशा लॉस ही होता जा रहा था। नेशंस के स्कार्स रिसोर्सेज का बहुत बेकार यूज हो रहा था। क्लियर? उसके बाद परमिट लाइसेंस राज। हर एक इंडस्ट्री नई ओपन करने के लिए या एग्जिस्टिंग को बढ़ाने के लिए लाइसेंस की जरूरत थी, और लाइसेंस देना किसको और किसको नहीं देना ये कौन चला रहा था, बिग प्लेयर्स ऑफ द मार्केट, ठीक है। जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज थी वो खुद ही डिसाइड करती थी किसको लाइसेंस मिलेगा और किसको नहीं मिलेगा। उसके बाद इनवर्ड लुकिंग बिल्कुल इनएफिशिएंट प्रूव हुई।
ठीक है, हमने सोचा तो था कि इनवर्ट स्ट्रेटेजी करके और प्रमोट करके प्रमोशन को काम हो जाएगा, बट नहीं हुआ। ठीक है, कोई फायदा ही नहीं हुआ और लोग अंदर ही अंदर क्या करने लगे, हम डोमेस्टिक जो हम प्रोड्यूसर को स्ट्रॉन्ग कर रहे थे वो मोनोपोली करना सीख गए। ठीक है, वो अपने ही देश में रह के अपनी खुद की मोनोपोली बनाना चाहते थे। उसके बाद हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज है वो क्या होने लग गया, 1990 तक बिल्कुल श्रिंक होने लग गया, खत्म होने लग गया। फिर हमारे पास आखिरी रास्ता क्या बचता है, हम लोग गए वर्ल्ड बैंक के पास। हमने उनसे बोला कि हम लोग बहुत लॉस में, हमारे देश को बचा लो। उन्होंने उनके सामने हमें क्या रखना पड़ा, अपना गोल्ड रखना पड़ा एज अ साल्वेज ऑफ बोरोइंग्स में। ठीक है, मतलब बोरोइंग्स लेने के लिए हमने उनको क्या दिया, अपना गोल्ड रिजर्व दिया। उन्होंने हमें पैसा दिया लेकिन कुछ शर्तें दी कि आप क्या करोगे, आप अपनी इकोनॉमी में रिफॉर्म करोगे। क्या करोगे, रिफॉर्म्स करोगे, जो है हमारे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, वो भी 1991। ये हमारे अगले चैप्टर का टॉपिक है। हमारा चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। ठीक है, साथ में रहो, पढ़ते रहो। ठीक है, मेहनत जरूर तुम्हारी रंग लाएगी। ठीक है, और मैं तुम्हें इसके कुछ क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगा जो PYQs है, तुम अपना डिस्क्रिप्शन में देख लेना, तुम्हें लिंक मिल जाएगा, PDF को डाउनलोड करो। चैप्टर का वन शॉट तुम्हें मिल गया, आराम से उसको यूज करो, लैंग्वेज बनाओ, फोड़ दो।